हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं, और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। इस बटन पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी और इस घंटी पर आपको दबाना है। जब आप इस घंटी पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं। और यूपी SSC का पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। और सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 28 दिसंबर 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप भी आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और ये सेट नंबर 1 है, ठीक है, ये पेपर नंबर 1 है। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप भी आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में पहली बार में ही 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी समझ में नहीं आ रहे हो, तो भी आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पहचानना जानते हैं तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये 28 दिसंबर 2022 वाली जो शिफ्ट हुई थी पेपर 1 की पहली शिफ्ट, उसमें पूछा गया था, ठीक है। 28 दिसंबर 2022 की तारीख को जो पेपर 1 हुआ था, सीटेट का पेपर 1, वो वाला ये क्वेश्चन पेपर है जिससे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। पहला प्रश्न है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, ठीक है। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो ये पूछ रहा है कि जब हम बचपन से लेकर के वयस्क तक जो परिवर्तन होता है तो वह समय कौन सा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय होता है वह किशोरावस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, तो ये सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एस, ठीक है, एस लिख देता हूँ, ये सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ये भी सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। सुई में धागा डालना, ये भी सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 चलना और दौड़ना, तो ये वाला जो ऑप्शन है यह स्थूल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है, यह स्थूल कौशल का उदाहरण है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन से कार्य सूक्ष्म कौशल होते हैं और कौन से कार्य स्थूल कौशल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन कार्यों को करने में मांसपेशियों का कम प्रयोग हो और मांसपेशियों पर कम भार पड़े, उन्हें हम सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं। और जिन कार्यों को करने में मांसपेशियों का अधिक प्रयोग हो तथा मांसपेशियों पर अधिक भार पड़े, तो उन कार्यों को हम स्थूल गामक कौशल कहते हैं। तो देखिए, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और उन्हें चिपकाना और सुई में धागा डालना, इन तीनों कार्यों को करने में मांसपेशियों का हल्का प्रयोग होता है, मांसपेशियों पर कम भार पड़ता है, इसलिए ये तीनों ही कार्य सूक्ष्म गामक कौशल के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 4 है चलना और दौड़ना। जब हम चलते हैं और दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों पर ज़्यादा भार पड़ता है, और इसलिए ये वाला जो चौथा ऑप्शन है यह स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण की प्रथम संस्था है।
समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है ऑप्शन में से? तो परिवार। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिवार समाजीकरण की प्रथम अवस्था है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो परिवार होता है, परिवार समाजीकरण की प्रथम संस्था होता है, और पास पड़ोस या फिर आस पड़ोस भी समाजीकरण की प्रथम अवस्था होता है। परिवार और पास पड़ोस या आस पड़ोस ये समाजीकरण की प्रथम संस्थाएं होती हैं, लेकिन इनके अलावा जितनी भी संस्थाएं होती हैं वे सभी समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। जैसे कि स्कूल विद्यालय ये द्वितीयक संस्था है, दोस्त जो हमारे मित्र हो गए, दोस्त हो गए, फ्रेंड हो गए, ये सब द्वितीयक संस्थाएं। मीडिया द्वितीयक संस्थाएं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, ठीक है, किताबें, मैगजीन, मीडिया, ये सभी क्या है, समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं। केवल परिवार और पास पड़ोस यही प्राथमिक संस्था होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होती हैं क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चा यह माने कि जैसे गुड़िया हो गई या फिर कार हो गई, इनमें सजीव गुण होते हैं, तो इस प्रकार की जो सोच होती है उसे हम जीववादी सोच कहते हैं। ठीक है, इसे हम जीववादी सोच कहते हैं। जब बच्चे यह मानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीव होता है, तो इसे हम जीववादी सोच कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, जो रिया है वो क्या है, 4 वर्षीय है। ठीक है, यानी कि रिया की उम्र कितनी है, 4 वर्ष है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बच्चा होगा ये कौन सी अवस्था में होगा, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर रिया की उम्र 4 वर्ष, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में आती है, इसलिए जो रिया है वो कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कारण आर, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो दोनों ही कथन कैसे हैं, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है पाड़, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। संकेतों व अन्य तरीकों का प्रयोग करके जब बच्चों की सहायता की जाती है तो इसको हम पाड़ प्रदान करना कहते हैं। दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चों को पाड़ प्रदान करने के लिए संकेतों व इशारों का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, जब भी किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा या फिर शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाती है तो इसको हम पाड़ प्रदान करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ठीक है, तो संज्ञानात्मक द्वंद्व यह जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही वाक्य बोला गया है। जो मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोस्की, वो अपने सिद्धांत में सहयोगात्मक अधिगम के बारे में बताते हैं कि हमें बच्चों के अंदर सहयोग करने की भावना का विकास करना चाहिए। क्रिया प्रसूत अधिगम, ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत ये भी स्किनर से संबंधित है। रटनता अधिगम, तो रटना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से अलग है। तो जो ऑप्शन सभी 3 ऑप्शन से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार
कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि नैतिक विकास का वह कौन सा चरण है जिसमें जो व्यक्ति होता है वह अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक चरण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक चरण। देखिए दोस्तों, जब बालक बालिकाएं ये सोचते हैं कि किसी कार्य को करने से हम दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाएंगे या फिर किसी कार्य को करने से हम दूसरे लोगों की नज़रों में अच्छे बन जाएंगे, तो इसे हम अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहते हैं। और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास परंपरागत चरण या फिर पारंपरिक चरण जिसे हम कह देते हैं उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भी बालक क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा है? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह यही बोला जा रहा है कि एक जो बालक है, व्यक्ति या बालक है, वह क्या करता है, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए अपनी जो उसके खुद का व्यवहार होता है उसको वह महत्व नहीं देता है, बल्कि वह दूसरों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है जिससे कि वह दूसरों की नज़रों में अच्छा बन सके। तो यह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत आता है और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पारंपरिक चरण या परंपरागत चरण में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, तो गलत, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, परीक्षा केंद्रित नहीं होती। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होती। शिक्षक केंद्रित होती है, ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होती बल्कि बालक केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी केंद्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है, विद्यार्थी को केंद्र मानकर प्रगतिशील कक्षा में पढ़ाई करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो देखिए, उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि गलत है, स्थानिक बुद्धि गलत है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि गलत है। देखिए, इसमें बोला गया कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। परामर्शदाता का अर्थ है कि वह एक प्रकार से एक स्कूल में क्या है, शिक्षक है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक के अंदर एक गुण होना चाहिए और वह गुण ये है कि शिक्षक के अंदर दूसरे लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, दूसरे लोगों की जो मनोदशाएं होती हैं, उनकी जो आदतें होती हैं, उनके बारे में जानने का ज्ञान एक शिक्षक के पास होना चाहिए। ठीक है, तो रेणु एक विद्यालय में क्या है, शिक्षक है, तो उसके अंदर बालकों की क्षमताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब किसी एक व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमताओं को, मनोदशाओं को या उसकी योग्यताओं को समझने की क्षमता होती है, तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को हम पारस्परिक बुद्धि भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको आप याद कैसे रखेंगे? नहीं, यहाँ दे रखा है अंतर, तो अंतर करने के लिए हमारे पास कम से कम कितनी चीज़ें होनी चाहिए? 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अंतर करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो हम उन दोनों में अंतर कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में तो अंतर करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, जो रेणु है वो क्या है, एक शिक्षक है और वह बालकों की क्षमताओं को उसके अंदर क्या है, समझने की उसके अंदर योग्यता है। तो 2 लोग हो गए, एक तो रेणु हो गई और वह क्या करते हैं, दूसरे बच्चों की क्षमताओं को समझ पाती है। तो 2 लोग हो गए, तो इन दोनों में हम क्या कर सकेंगे, अंतर कर पाएंगे, इसलिए ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 और देख लीजिए, यहाँ दे रखा है अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तब होती है जब बालक स्वयं के बारे में सोच विचार करे, जब बालक खुद के बारे में ही कल्पना करे, अपने विचारों पर ध्यान दे, तो उसको हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमताओं को, मनोदशाओं को समझ लेता है, जबकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में बालक या फिर व्यक्ति अपने ही बारे में सोच विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा कर रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, केवल क्षेत्रीय भाषा का गलत है। क्यों गलत है? केवल एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो तीनों ही वाक्यों में केवल दे रखा है, तो केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गलत। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की मातृभाषा में, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमें बच्चे को किसी भी एक भाषा में नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चे को उस भाषा में पढ़ाना है जिस भाषा में पढ़ना बच्चे को अच्छा लगता है। ठीक है, या फिर बच्चों की जो मातृभाषा होती है, ज़्यादा बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही अच्छा ज्ञान होता है, उसी में पढ़ना सीखना उन्हें अच्छा लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बालक बालिकाओं में या फिर लड़के लड़की में अंतर किया जाए, ठीक है, लड़के लड़की के लिए, लड़का और लड़की के लिए खेलने की वस्तुएं अलग अलग प्रकार की दी जाएं और लड़का लड़की के जो कार्य हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के कार्य बताए जाएं, तो ये सभी लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पूर्वाग्रह या जेंडर पक्षपात, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो यही सारे शब्द इसका आंसर होते हैं। तो यहाँ सभी शब्दों में से यहाँ दे रखा है लिंग रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी लड़का और लड़की के लिए अलग अलग खेलने की वस्तुओं के बारे में बोला जाए या उनके लिए अलग अलग कार्यों के बारे में बोला जाए, तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, तो ये वाला वाक्य सही हो सकता है, लेकिन पहले हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बच्चों का नामीकरण करना और उन्हें वर्गों में बांटना, ये क्या नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, तो देखिए अगर नेगेटिव वर्ड है तो ये अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा नहीं देगा और सुसाधित भी नहीं करेगा। ठीक है, सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो ये भी गलत है, प्रभाव डालेगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, तो तुलना करना एक गलत बात होती है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, तो ये वाला वाक्य सही है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, तो केवल आ गया, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो गया। हमें केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? देखिए, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन, तो साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना एक गलत बात होती है, हमें बच्चों का मूल्यांकन पढ़ाई के दौरान ही करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? तो योगात्मक मूल्यांकन, तो योगात्मक मूल्यांकन एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया गलत। रचनात्मक मूल्यांकन एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया सही। मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। चौथा ऑप्शन मानक संदर्भित, तो मानक संदर्भित भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है और सभी ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? तो बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो गलत बात है, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। एक शिक्षक को केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को समान रूप से ध्यान देना है और सभी बच्चों को समान रूप से साथ लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। तो देखिए, अकादमिक क्षमता एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और पृथक करना, पृथक करने का अर्थ है बांटना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला वाक्य हो जाएगा हमारा गलत। हमें बच्चों को बांटना नहीं है, अकादमिक क्षमता के आधार पर हमें बच्चों को पृथक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4, खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो विशेषज्ञ के पास भेजना गलत बात है, ठीक है। अलग संकाय में पढ़ाना भी गलत बात है। हमें सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में पढ़ाना है, ना कि बच्चों को अलग अलग संकाय में पढ़ाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। एक समावेशी कक्षा में बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। तो ये वाला वाक्य सही है, हमें प्रत्येक विद्यार्थी को स्वीकारना है, ठीक है। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को स्वीकारना है और उसका सम्मान करना है। ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तो अनदेखा करना एक गलत बात है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। हमें सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उनका सम्मान करना है। ऑप्शन नंबर 3, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, तो निर्देश देना गलत बात है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 5, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वायत्तता और लचीलापन पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। तो देखिए, हमें जो सही वाक्य है उन सभी वाक्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो 1, ठीक है, 1, 3 और 5वां जो वाक्य है हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 1, 3 और 5 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को, एक बच्चा है जो कि देखने में उसको कठिनाई होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, विविध तरह के दृश्यक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ठीक है। इसमें बोला गया है कि विभिन्न तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। अगर हम दृश्यात्मक चीज़ें बच्चे को दिखाएंगे तो ये बच्चे के लिए किसी भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 2, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें स्पर्शनीय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो देख तो सकता नहीं है, लेकिन बच्चा चीज़ों को छू करके पहचान सकता है और वह चीज़ों को सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 3, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। जो बच्चा है एक तो वह देख नहीं सकता है, और हम उसे ऐसी फिल्में दिखाएं जिनमें कि आवाज़ नहीं है, तो वह बच्चे के लिए किसी भी लाभ की नहीं होंगी, किसी भी काम की नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर 4, बहुत सी संरक्षित वर्कशीट जिसमें चित्र हों देने चाहिए। तो बच्चा है तो ये वाला वाक्य भी गलत है। इसमें चित्र देने के लिए बोला जा रहा है, जबकि बच्चा जो है वह देखने में कठिनाई महसूस करता है, बच्चे को देखने में परेशानी होती है, और अगर हम उसको चित्र दिखाएंगे तो वो उसके लिए किसी भी काम का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो स्वलीनता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है वे बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती का सामना करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों में स्वलीनता का गुण पाया जाता है वे अपने आप में ही मगन रहते हैं, किसी भी बाहरी बदलाव का विरोध करते हैं, ठीक है। तो और जिन बच्चों में, देखिए यहाँ दे रखा है स्वलीनता, स्व का मतलब हो गया अपने आप में, लीनता मतलब लीन। तो जो बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है, ठीक है,
जो बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है उसे सामाजिक अंतरक्रिया और मौखिक संप्रेषण में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो जिन बालकों में अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार पाया जाता है वे बच्चे अधिक समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा समय तक चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अधिक समय तक एक ही जगह पर बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये सभी गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पठन वैकल्य। तो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है उसे हम पठन वैकल्य कहते हैं और इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गुणज वैकल्य। तो जिन बच्चों को गणित से संबंधित कठिनाई होती है उन्हें हम गुणज वैकल्य कहते हैं और इंग्लिश में डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा सही। रटना गलत बात है, तो ये हो गया गलत। असहयोग, तो असहयोग करना गलत है। ठीक है, हमें सहयोग करना है ना कि असहयोग। अनुशासनहीनता, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन नेगेटिव वर्ड है इसलिए ये हो गए गलत। सृजनात्मकता एक अच्छा शब्द है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हो गया हमारा सही। यही हमारा सही आंसर होगा। जब हम बच्चों को खुली छूट दे देते हैं कि आप जो चाहे सोच विचार कर सकते हैं अपनी कल्पना करके, ठीक है, अपनी कल्पना करके आप मिट्टी से कोई भी वस्तु बना सकते हैं, तो ये इस प्रकार का जो प्रश्न हमसे पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता का अर्थ है कि बच्चे अपनी कल्पना से, अपनी सोच विचार से उस मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर दबाना है और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शारीरिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सही बात है। सामाजिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये भी सही है। संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। संवेगात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। अमूर्त तर्क पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये वाला गलत है। बचपन के जो प्रारंभिक साल होते हैं, बालक के जो शुरुआती साल होते हैं, हमें उनमें अमूर्त तर्क पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अमूर्त तर्क पर ध्यान तब दिया जाता है जब बच्चा समझदार हो जाता है, ठीक है, और बच्चे की जो उम्र है वह 11 साल से ऊपर हो जाती है, तब हमें अमूर्त तर्क पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में दे रखी हैं? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। तो ये वाला वाक्य सही हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। अन्वेषण व अंतर्क्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, तो ये वाला वाक्य सही है। ठीक है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, तो इनाम व सजा दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है, तो बार बार वेदन और अभ्यास नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, तो अर्थपूर्ण अधिगम या फिर अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा गलत। अन्वेषण व अंतर्क्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, तो अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब बालक अन्वेषण करता है, खोज करता है, ठीक है, और अंतर्क्रिया के द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, जब भी शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा बालक या बालिका की सहायता की जाए और सहायता देने के लिए इशारे व संकेतों का प्रयोग किया जाए तो इसे हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर
हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांतों में बताया है कि जब भी किसी वयस्क के द्वारा या शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाए तो उसे हम पाठ प्रदान करना कहते हैं, और पाठ प्रदान करने के लिए संकेतों व इशारों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। तर्क आर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, समस्या को सही से पहचानना, तो समस्या को सही से पहचानना एक अच्छी बात है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा सही। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, तो ये वाला वाक्य भी सही है, हमें समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये वाला वाक्य भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना, तो पारंपरिक तरीके नेगेटिव वर्ड है और स्थिर रहना भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया गलत। ठीक है, पारंपरिक तरीकों का मतलब है जो चीज़ें पुराने समय से जैसी चली आ रही हैं उनको वैसा का ही वैसा मानना, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें यही बोला गया है कि बाधा उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बाधा उत्पन्न करेगा, और यही हमारा सभी तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है ऑप्शन नंबर 4, तो यही हमारा सही आंसर होगा। जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो यह उनकी असफलता को दर्शाती है? बिल्कुल नहीं। तर्क आर, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? यहाँ बोला जा रहा है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता होती है, तो ए और आर दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? भाव का मतलब होता है संवेग, और संवेग कौन कौन सी होती है? संवेग का अर्थ है कि बालक के गुण, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, नफरत, ये सभी क्या है? संवेग है। तो देखिए प्यार, प्रेम, स्नेह ये संवेग है, क्रोध संवेग है, भय संवेग है, लेकिन स्मृति संवेग नहीं है। स्मृति संवेग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अभी बाकी के ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, तो प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव वर्ड है और इसे हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बढ़ावा देने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो गया। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति प्रोत्साहित करके, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को इस तरह से चीज़ें पढ़ानी चाहिए, इस तरह से चीज़ों को सिखानी चाहिए कि बच्चे उनको सीखने में आनंद की अनुभूति कर सकें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही वाक्य है। ठीक है, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, तो ये वाला वाक्य हमारा गलत होगा। हमें बच्चों के प्रयासों की प्रशंसा करनी है, लेकिन क्या हमें हर एक प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें हर एक प्रयास की प्रशंसा नहीं करनी है, बल्कि जो प्रयास बच्चे के प्रशंसा योग्य हैं केवल उन्हीं की प्रशंसा करनी है। दंडित करके, तो दंडित करना एक नेगेटिव वर्ड है, बुरी बात है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश अधिगम को प्रभावित नहीं करता, तो गलत बात है। बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम में बाधा डालता है, ये वाला वाक्य सही है। ठीक है, जो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होता है
वह अधिगम में बाधा डालता है, तो बाधा नहीं डालता है। ठीक है, अगर बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह अधिगम में बाधा नहीं डालेगा। से संबंधित नहीं है, बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, अधिगम से संबंधित नहीं है तो गलत बात है, अधिगम से संबंधित होता है। को सुसाधित करता है, जो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है वह अधिगम को सुसाधित करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बच्चे का जो अधिगम है वो क्या होगा, सुसाधित होगा, यानी कि आसान होगा, बच्चा अच्छी तरह से चीज़ों को सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? तो देखिए यहाँ पर जो लड़की है रूही, वह स्वीकार कर रही है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसके जो अंक हैं वो कैसे आए हैं, अच्छे नहीं आए। यानी कि जो लड़की है वह अपनी गलती को स्वीकार कर रही है। तो उसके अंदर, तो ये क्या है, क्या ये एक पर्यावरणीय कारक है? बिल्कुल नहीं। क्या बच्ची के अंदर, लड़की के अंदर योग्यता की कमी है? बिल्कुल नहीं। कोशिश की कमी है? तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। कठिन भाग्य, तो भाग्य के ऊपर तो हमें रहना ही नहीं है, तो भाग्य एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। तो कोशिश की कमी, तो वो जो बच्ची है वो यह मानती है कि उसने ठीक से कोशिश नहीं की थी, अपनी पूरी कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हमने एकदम डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आ जाएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। इस घंटी पर जब आप दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को कम से कम अपने एक दोस्त से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।